हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर हम फॉर्मेट डिस्कस करें तो इट इज वेरी मच फिक्स्ड। तो बिल्कुल भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से डरने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट, जिसके बाद you can solve any full-fledged question that will come in your exam. So cash flow statement is no more a task for you अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने आपकी जो कंपनी की बैलेंस शीट है, जो वर्टिकल फॉर्म में, जैसे देखकर बच्चे डर जाते हैं कि जब वर्टिकल फॉर्म में दिखते हैं तो बहुत लेंदी सी दिखती है, तो मैंने उसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जैसे आप क्लास 11 में अपनी बैलेंस शीट बनाते थे, उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 5 मेजर हेड्स दिख रहे हैं। दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अगर मुझे ये पता चल जाए इनमें से कौन सा हेड है जो इन्वेस्टिंग में आएगा, कौन सा हेड है फाइनेंसिंग में आएगा, कौन सा हेड ऑपरेटिंग में आएगा, तो मेरी 50%, मोर देन 50% एल से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल बेटा मेरी कौन से हेड में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हैं तो इट विल बी इनफ्लो ऑफ कैश, और अगर आप शेयर्स बायबैक कर रहे हैं इक्विटी शेयर, देन इट विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स के केस में it could be issue of preference shares which will lead to inflow of cash, or there will be redemption of preference share which will lead to outflow of cash. तो भैया जब शेयर इशू करोगे, शेयर्स बढ़ेंगे तो कैश आएगा, और अगर आप शेयर्स को रिडीम करोगे, अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या बायबैक करोगे अगर वो इक्विटी शेयर्स हैं, तो कैश जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश का आना और जाना ही रिकॉर्ड करता है। अगर मैं बात करूं शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस की, तो यहाँ पर आपको मिलता है जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दोनों ही आइटम्स कहाँ आती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो अभी तक शेयर होल्डर्स फंड जो आपका है, उसमें से एक आइटम जा रही है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और एक जा रही है ऑपरेटिंग में। नॉन करंट लायबिलिटी अगेन लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यानी फाइनेंस का मतलब ही है जो एक कंपनी की फंड रेजिंग जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं या लोन, यू आर टेकिंग एनी लोन, देन इट विल इंक्रीज योर कैश। At the same time, when there will be repayment of loan or redemption of debentures, this will lead to outflow of cash. When I come to current liabilities हमें पता है, हमने adjustment of working capital एक head पढ़ा है operating activities में। So what is working capital? It is difference of current assets and current liabilities. तो यानी मेरा करंट लायबिलिटीज कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सिमिलरली करंट एसेट्स भी कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। एक्सेप्ट क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा? कैश और बैंक बैलेंस और करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोनों ही कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं। जब हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेंगे, सारी एंट्रीज प्लॉट कर लेंगे, तो सबसे लास्ट में इसे एडजस्ट करेंगे। Now coming to fixed assets and non-current investments under head non-current assets, ये हमारा पार्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, अब यहाँ पर एक आइटम है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगी। वो क्या है? अगर मान लो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो कि राइट ऑफ हो रही हैं, यानी जब आपकी इंटेंजिबल एसेट्स में फॉल आ जाएगा, तब वो कहाँ आएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अदरवाइज अगर आपकी टेंजिबल एसेट इंक्रीज हो रही है तो वो परचेज है, इट विल लीड टू आउटफ्लो। अगर आपकी टेंजिबल एसेट डिक्रीज हो रही है, इट विल बी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली अगर आपकी इनटेंजिबल एसेट्स राइज हो रही हैं, देन इट विल बी परचेज, यानी अगर गुडविल राइज हो रही है तो इट इज परचेज, फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। बट अगर आपकी गुडविल फॉल कर रही है, यानी एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल है, एट दैट टाइम इट विल बी रिकॉर्डेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां तक का एस्पेक्ट मेरे हिसाब से आपको अगर क्लियर हो गया तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने फॉर्मेट की तरफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के,
जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो एक्टिविटी है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। और अब आपको नेट प्रॉफिट कहां से मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस में जो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट ओनली। आपको जनरल रिजर्व का बैलेंस भी कहां से मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस से। देन यू विल ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। ये आपकी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं जो आपको मिलेंगी करंट लायबिलिटीज में से। ये कौन सा वाला टैक्स है? ये टैक्स मेड है। और इसके बाद आप ऐड क्या करेंगे? डिविडेंड। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो आपके पास इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है क्वेश्चन में, और प्रपोज्ड भी। अगर प्रपोज्ड आ जाता है डिविडेंड, तो आपको कौन से ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड लेना है? आपके पास करंट ईयर का भी होगा और प्रीवियस ईयर का भी। सो यू विल टेक द डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अदरवाइज आपके सिलेबस में इवैल्यूएट नहीं होंगी, स्टिल आई एम राइटिंग। और जब मैं ये चारों आइटम्स एडजस्ट कर दूंगी, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अभी मैंने आपको बोला कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपके एग्जाम में इवैल्यूएट नहीं होंगी, तो आपके लिए टेंशन कम। आपको 3 ही हेड्स पढ़ने हैं: रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और इसका निमोनिक क्या? R फॉर रिजर्व, T फॉर टैक्स एंड D फॉर डिविडेंड। RTDX जैसे हम बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। वैसे सिलेबस में नहीं, एक्स को क्रॉस भी ले लो कि भाई पढ़ना नहीं है, अदरवाइज हमें क्वेश्चन में नहीं आएगा। अब हमने कैलकुलेट कर लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब हमें नेक्स्ट करना है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड यू कैन ट्रस्ट मी कि जो भी आइटम्स मैं यहाँ लिख रही हूँ इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं आएंगी। सो यू नीड नॉट वरी। इसी फॉर्मेट को अगर आप 3-4 बार खुद बनाकर प्रैक्टिस कर लें और अपनी बुक की 4-5 इलस्ट्रेशन कर लें, तो आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नो मोर अ डिफिकल्ट टॉपिक। 101% आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा बोर्ड एग्जाम में भी, जो 5 मार्क कराएगा। अगर मैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करूं, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है बेटा? मेरे पास है डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स। देन आई हैव एमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट, जैसे हम गुडविल रिटर्न ऑफ भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे, एमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स पर। इसके अलावा हम क्या ऐड करेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर हमने कोई फिक्स एसेट बेची है और उस पर हमें कोई लॉस हो गया, वो बिजनेस का हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, पर हमने अपने P&L में जरूर इस लॉस को डेबिट किया होगा, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो प्रॉफिट को दोबारा बढ़ा लेंगे। जिस तरह से लॉस ने प्रॉफिट को कम किया होगा, वैसे ही गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो इसे क्या कर देंगे हम? माइनस। इसके अलावा क्या माइनस होगा? रेंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। ध्यान से देखो बेटा, मैंने यहाँ रिसीव्ड वाली आइटम्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है कि अगर एक कंपनी है, उसने कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दिया, वो रेंट रिसीव हुआ तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, तो दिस इज इन्वेस्टिंग इनकम। आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड इज इन्वेस्टिंग इनकम। आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट इज इन्वेस्टिंग इनकम। तो ये सभी इन्वेस्टिंग इनकम है, पर हम P&L को अगर याद करें तो क्रेडिट साइड में इसको हम प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। और अगर मुझे अपना कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो जो भी आइटम मेरी ऑपरेटिंग नहीं है और मैंने ऐड कर दिया, उन्हें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सिमिलरली वो खर्चे जो मेरे ऑपरेटिंग नहीं है पर मैंने अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस कर दिए, उन्हें ऐड कर देंगे। सिमिलरली डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन तो नॉन कैश है, तो हमारा हेड ही एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग है। तो ये 5 आइटम जो हैं आपको याद रखनी है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपके पास आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट। उसके बाद बेटा आपको एडजस्टमेंट करना है वर्किंग कैपिटल का, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, इट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ही हमें एडजस्ट करना है। तो अब देखो, अगर तो आपकी करंट एसेट बढ़ रही है, तो यानी आप करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी कैश कम हो रही है, तो
it will be subtracted outflow. Similarly, जब आपकी current liabilities कम हो रही हैं, that means you are repaying your current liabilities. उस केस में भी there will be outflow of cash. इसी का रिवर्स क्या है? अगर आपकी करंट एसेट्स कम हो रही है यानी आप उनकी सेल कर रहे हो, और अगर आपकी करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है इसका मतलब आप दूसरों के पैसे अभी नहीं दे रहे, वो पैसे आपकी ही पॉकेट में है. सो इट इज इंक्रीजिंग योर इनफ्लो ऑफ कैश. सो दिस विल बी एडेड. ये सब करने के बाद आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब हम लास्ट में इसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स पेड. जैसे ही आप टैक्स पेड माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. देखो यहाँ पर हम टैक्स मेड जो है वो ऐड करते हैं और लास्ट में जो भी हमने टैक्स कैश में पे किया है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. ये मेरा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आरटीडीएक्स से मैंने निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. फिर मैंने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को एडजस्ट किया. 5 ही याद करनी है मुझे: डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल, रेंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड. उसके बाद मेरे पास क्या जाएगा? नेट ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट. ऑपरेटिंग भी क्योंकि मैंने अपने सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर दिया. यहाँ पर आप इनकम और एक्सपेंसेस दोनों लिख लो, या हम इसको कह सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो है हमने एडजस्ट कर दी. अपनी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो है हमने एडजस्ट कर दिए हैं. देन हमारे पास आएगा एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जहां पर हमने अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट किया. वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. आप देखो बैलेंस शीट में से यहाँ पर तो हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ही यूज किया है और यही दो चीजें मैंने आपको बताई हैं. और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैंने अपना यूज किया है रिजर्व एंड सरप्लस को. इन दो चीजों के लिए, नेट प्रॉफिट और रिजर्व के लिए, आई यूज रिजर्व एंड सरप्लस. बाकी टैक्स पेड और टैक्स मेड या तो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा या आपको बैलेंस शीट में ही उनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होंगे. डिविडेंड का भी आपको एडजस्टमेंट गिवन होगा. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आएगा नहीं. अगर किसी एसेट पर डेप्रिसिएशन गिवन होगा तो आपको गिवन ही होगा अमाउंट, या रेट गिवन होगा तो कैलकुलेट करना आपको आता ही है, उसको ऐड कर देना. एमोर्टाइजेशन के केस में इंटेंजिबल एसेट्स का डिफरेंस देख लेना. अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू जो प्रीवियस ईयर से कम हो रही है करंट ईयर में तो एमोर्टाइजेशन फॉल, उसको ऐड कर देना. एसेट की एडजस्टमेंट है सेल या परचेज की, तो सेल करेंगे तो आपके पास गेन आएगा या लॉस आएगा. गेन आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना, लॉस आएगा तो ऐड कर देना. तो एटलीस्ट फॉर्मेट तो पूरा बनाओ और जितनी मैक्सिमम आइटम्स आप पुट कर सकते हो उतनी आइटम्स पुट करना. तो पहले तो आपको आइटम्स पता होनी चाहिए कि किस हेड में कितनी आइटम्स आएंगी. इसके बाद बेटा हम आगे बढ़े तो हमारे पास नेक्स्ट हेड आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी अगर हम रिकॉल करें तो मैंने बोला था नॉन करंट एसेट्स को याद रखना. अगर तो आपके पास सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट आ रहा है तो आप प्लस करेंगे. सिमिलरली अगर आपके पास इनका परचेज आ रहा है तो आप उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. सेम ट्रीटमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए. सेल करेंगे तो प्लस करेंगे और परचेज करेंगे तो माइनस. यहाँ एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है? परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट. देखो जब इंटेंजिबल एसेट फॉल हो रही थी तो वो ऑपरेटिंग में जा रही थी, और अगर हमारी इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ रही हैं तो हम उन्हें कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एज परचेज रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टिंग में. तो ये वो पॉइंट है जहां बच्चा मिस्टेक कर देता है, तो इस बात का ध्यान रखना. नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसमें मैंने आपको कहा था आप अपना शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल देखेंगे. हो सकता है आप शेयर इशू कर रहे हो सकता है शेयर जो आप इशू कर रहे हो वो इक्विटी हो या वो प्रेफरेंस शेयर्स हो. सिमिलरली आप इशू डिबेंचर्स भी कर सकते हैं. मैंने आपको बोला था नॉन करंट लायबिलिटीज भी आपकी फाइनेंसिंग हेड का पार्ट है. सिमिलरली लोन टेकन, अगर आप लोन लेंगे तो उसे भी यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड. इन सभी में हमारा इनफ्लो ऑफ कैश होगा लोन टेकन. अगर बायबैक होगा तो किसका होगा? इक्विटी शेयर्स का, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस. सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होगा? रिडम्पशन होगा.
इसके अलावा हो सकता है आपने डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे किया हो, आप उसको यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस। अगर डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट यहाँ माइनस होगा तो अगेन ये भी एक आइटम है जो आपकी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग हेड में ऐड हो जाएगी, क्योंकि पीएनएल में तो हमने से अपने प्रॉफिट को डिक्रीज किया होगा, तो ये वहां क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सिमिलरली डिविडेंड पेड जब यहाँ माइनस करेंगे तो हम इंटरिम डिविडेंड का तो जो अमाउंट दिया होगा वही ले लेंगे, बट अगर प्रपोज डिविडेंड में हमारे पास दो बैलेंसेस है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, तो हम प्रीवियस ईयर को ही कंसिडर करेंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। अगेन यहाँ पर एक सोचने वाला पॉइंट है, अगर आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, अगर आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है और वो बढ़ रहा है, अगेन यू आर टेकिंग अ शॉर्ट टर्म फंड फाइनेंस, आपके पास शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। मूविंग नेक्स्ट, यहाँ तक हमारे सारे हेड जो है वो क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़े तो हमारे पास जब हम इन तीनों एक्टिविटीज को ऐड करेंगे, समराइज करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो हमारे पास क्या आएगा, नेट कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस। अभी जो नेट बैलेंस आएगा इसमें आप ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट्स भी गिवन है तो करंट इन्वेस्टमेंट को एज करंट एसेट नहीं ट्रीट करेंगे आप ऑपरेटिंग के लिए, आप उसको क्या मानेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मानेंगे और आप उसको कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों बैलेंसेस को ऐड करेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, क्लोजिंग कैश का बैलेंस। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगी। मान लो आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं टैली होता, बट आपको पता है कि मान लो इसका क्लोजिंग बैलेंस है 10,000 और इसका ओपनिंग बैलेंस है 6,000, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बैलेंस जो बच के आना चाहिए ना ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से, वो 4,000 ही आना चाहिए। तो ये नहीं भी आ रहा बाय डिफॉल्ट आप लिख देना, क्योंकि ये दोनों तो आपको गिवन ही होंगे। एटलीस्ट इस स्टेप के आपको पेपर में हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। सो एवरी स्टेप इज स्कोरिंग, डोंट लीव क्वेश्चन कि मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता, मैं एग्जाम में छोड़ जाता हूँ। हो सकता है कोई एडजस्टमेंट ही नहीं आए और फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में सिर्फ पोस्टिंग आ जाए। सो इट्स योर लक, एटलीस्ट ट्राई। इससे आगे बढ़ेंगे, अब हम एक बार अपने अकाउंट्स देख लेंगे। जैसे अगर मैं फिक्स एसेट अकाउंट की बात करूं, यानी यहाँ मैं बात कर रही हूँ मेरा अकाउंट जो है वो मेंटेन हो रहा है कॉस्ट पे, क्योंकि मैं अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रही हूँ। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस जो होगा एसेट का वो आएगा डेबिट साइड, और मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है एसेट का वो आएगा क्रेडिट साइड। सी, मेरी एसेट डेबिट साइड राइज होगी और क्रेडिट साइड फॉल होगी, यानी अगर मेरी कोई एसेट की सेल होगी तो वो कहाँ होगी, सेल क्रेडिट साइड में। सिमिलरली इस एसेट पर मैंने कोई ना कोई डेप्रिसिएशन भी चार्ज की होगी टिल द डेट ऑफ सेल, तो टिल द डेट ऑफ सेल जो मेरी डेप्रिसिएशन आएगी दैट इज एक्यूमुलेटेड, जो इतने सालों में एक्यूमुलेट होगी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। अगर तुम्हें कोई एसेट बेचने पर लॉस हो रहा है तो वो लॉस तो यहाँ आ जाएगा, और अगर मान लो एसेट सेल करने पे प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। अगर बिगनिंग का जो मेरा बैलेंस है उसमें से मैं सेल कर दूं अगर किसी एसेट की, स्टिल मेरा क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा आ रहा है, दैट मींस ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ परचेज भी किए है। यानी इस अकाउंट से आपके पास कौन से दो बैलेंसेस आ गए, आपके पास ये बैलेंस आ गया सेल ऑफ एसेट का इन्वेस्टिंग में, जो कि प्लस हो जाएगा, और ये बैलेंस आ गया इन्वेस्टिंग का, क्योंकि परचेज है तो ये माइनस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑपरेटिंग में प्लस होता है और गेन ऑन सेल ऑपरेटिंग में माइनस। तो ये चार चीजें हैं जो मुझे फिक्स एसेट अकाउंट में ढूंढनी है, सेल, परचेज, इन्वेस्टिंग के लिए, लॉस या गेन में से कोई एक, क्योंकि सेल जब करोगे तो लॉस होगा या गेन होगा, वो मुझे चाहिए ऑपरेटिंग के लिए। नाउ अगर मैं अपने दूसरे अकाउंट पर जाती हूँ जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, लाइबिलिटी साइड भी रिफ्लेक्ट होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में आएगा। ये जो बैलेंस मेरे पास निकल के आया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एंड व्हाट विल आई राइट, टू फिक्स एसेट अकाउंट। अब ये अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है,
अभी मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ऐड होता है, वो ये वाली डेप्रिसिएशन नहीं है। वो कौन सी डेप्रिसिएशन है? ये वाली डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन मेरी किस ईयर की है? करंट ईयर की, और ये मेरा करंट ईयर का नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मैं इसे जब लिखूंगी तो ये किस चीज में मुझे हेल्प करेगा? टू नो माई नेट कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये जो मेरा अमाउंट है, दिस इज माई करंट ईयर बैलेंस। आई होप इट इज क्लियर। अब अपने लास्ट अकाउंट की तरफ जाएंगे, जो कि है प्रोविजन फॉर टैक्स। बहुत ही आसान अकाउंट है, मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने बहुत डिस्कस किया है, और मैंने देखा उसके बाद जो भी बच्चे क्वेश्चन करते हैं इसमें मिनिमम चांसेस रहते हैं उनके मिस्टेक के। यहाँ आएगा बेटा हमारे पास पेड, और यहाँ पर आएगा मेरे पास टैक्स मेड। तो जो मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आरटीडीएक्स में मेड ऐड किया था वो यहाँ से निकलेगा, क्रेडिट साइड से। और जो मैंने पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म होने के बाद पेड माइनस किया था वो यहाँ से है। अब है क्या, आपके पास मान लो ओपनिंग बैलेंस गिवन है और आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। यहाँ पर टैक्स पेड आ जाएगा और यहाँ पर बेटा आपका टैक्स मेड आ जाएगा, जो कि आपका रिफ्लेक्ट होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, क्योंकि पीएनएल में प्रोविजन फॉर टैक्स आता है। तो बस पीएम याद रखना, पेड यहाँ और मेड यहाँ। तो बहुत ही आसान अकाउंट है। अब बहुत से क्वेश्चन में बच्चों का डाउट था, क्या करें मैम सिर्फ अगर क्वेश्चन में टैक्स पेड ही गिवन है तो सेम अमाउंट आपका पेड जो है वो मेड भी हो जाएगा। क्या करें मैम अगर क्वेश्चन में सिर्फ टैक्स मेड गिवन है तो भाई मेड ही आपका पेड भी हो जाएगा। मतलब अगर मुझे 10,000 का अमाउंट पेड गिवन है तो सेम अमाउंट मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड में ऐड भी कर दूंगी और लास्ट में सब्ट्रैक्ट भी। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही गिवन है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यानी मेरे पास ये बैलेंस गिवन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन। तो उस केस में जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो मेरा पेड वाला टैक्स का बैलेंस हो जाएगा, और जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरा मेड वाला अमाउंट हो जाएगा। यानी अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस 10,000 है और मेरा क्लोजिंग बैलेंस 15,000 है तो यानी मेरा टैक्स पेड कितना है बेटा? 10,000। और मेरा टैक्स मेड कितना है? 15,000। एज सिंपल एज दैट। अगर आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो फिक्स्ड है, जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया है। I hope you found this video useful. Thank you for watching this video. Do like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.